अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं बलविशा महमूद। ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मानूर बुगटी, जो कि PhD स्कॉलर हैं। इसके अलावा ईसा लैब से एसोसिएटेड हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉलेज, और इसके अलावा हम लोग मज़ीद कुछ टॉपिक्स पे भी रोशनी डालेंगे। तो मैं डॉक्टर की जानिब जाना चाहूँगी। डॉक्टर, बेसिक क्वेश्चन मेरा फॉलेज के हवाले से ये है कि फॉलेज बेसिकली क्या होता है? फॉलेज हमारे पास जो कंडीशन आती है जिसे स्ट्रोक हम कहते हैं जी। मेडिकल टर्म के अंदर। फॉलेज में होता ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई ना कोई दिमाग की हमारी जो नाली या आर्टरी या वेन में रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से रप्चर होने की वजह से उस एरिया में ब्लड क्लॉट बनता है। ठीक। और वो एरिया अगर आपकी सेल डेथ हुई है वहाँ पर, तो वो एरिया जिस बॉडी पार्ट को सप्लाई कर रहा होता है उसके फंक्शन आपके रुक जाते हैं या ख़त्म होते हैं। ठीक। तो डॉक्टर, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि वो पैरालाइज हो जाते हैं फॉलेज अटैक की वजह से। तो क्या हमारे दिमाग में इतनी ताकत है कि वहाँ पे अगर क्लॉटिंग हो या फिर, तो मतलब अगर हमारे दिमाग में किसी भी किस्म की क्लॉटिंग होती है या कोई नर्व बंद होती है तो बॉडी का कोई एक हिस्सा पैरालाइज हो सकता है? जी बिल्कुल, बिकॉज हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल हो रहा होता है। जो ब्रेन का जो हिस्सा बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है वो इफ़ेक्ट होता है हमारे पास, अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो। और इसका मेन रीज़न अगर हम बात करें कि फॉलेज के क्या होते हैं, तो वो हमारे पास हाइपरटेंशन, जिसका ब्लड प्रेशर का काफ़ी अर्से तक बढ़े रहना, ये हमारे पास मेन रीजंस में आ रहा होता है फॉलेज के। ठीक। तो ब्लड प्रेशर लो होने से तो इसका खतरा नहीं होता? देखिए, डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होने से वैसे इतना नहीं होता जितना हाइपरटेंशन की वजह से होता है सही मोस्ट ऑफ सही। द टाइम। ठीक। डॉक्टर, फॉलेज के कितनी टाइप्स या फिर कितने तरह के स्टेजेस होते हैं? अगर हम जर्नल अल्फाज में बात करें जो लोगों को समझने में आसान होगा, कि जी। डिपेंड कर रहा होता है कि कितने सिवियरिटी का हुआ है, जितना सिवियर स्ट्रोक होगा। वैसे तो दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रांसिएंट होता है और एक नॉर्मल जो हमारे पास आता है। ट्रांसिएंट वो स्ट्रोक की टाइप होती है जिसमें पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक। जैसे कि कुछ टाइम के लिए वो सिम्टम्स रहे या पैरालाइज पेशेंट ने खुद के बॉडी पार्ट को फील किया और उसके बाद वो सिम्टम्स सबसाइड हो गए, उसे हम ट्रांसिएंट कह रहे होते हैं। फिर उसकी वजह दूसरा आ रहा होता है जिसमें इट टेक टाइम टू हील एंड दोबारा वो फंक्शन गेन करने के लिए वो नॉर्मल स्ट्रोक के अंदर हम काउंट कर रहे होते हैं। ठीक। तो डॉक्टर, फॉलेज आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को पैरालाइज कर सकता है? अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनको फॉलेज अटैक हुआ है और फेस का एक हिस्सा काम करना बंद हो गया है, और अक्सर लोगों को ये होता है कि उनका हाथ मूवमेंट रुक गई है, हाथ की मूवमेंट, और कुछ लोगों का ये होता है कि वो चल नहीं पा रहे। तो किस किस बॉडी के पार्ट को ये इफेक्ट कर सकता है? बेसिकली फॉलेज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक और कंडीशन आती है जी। जिसे हम समझ रहे होते हैं कि मुंह का फॉलेज हुआ है, बट इट्सेल्फ वो नहीं होता, लेकिन वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास फेशियल पैल्सी जिसे हम कह रहे होते हैं, और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं आ रही होती हैं जिसकी वजह से वो फेस में होता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि फॉलेज के अंदर भी हमारे पास फेशियल पैल्सी के पेशेंट आ रहे होते हैं, उसके अंदर ठीक। फॉलेज मुंह का कॉमन होता है ये, या फेस को उसने इफेक्ट किया होता है। आपके आर्म को वन साइड ऑफ द बॉडी, इट कुड बी बोथ साइड ऑफ योर बॉडी, सिर्फ लोअर लिम्ब यानी कि दोनों टांगें भी हो सकती हैं, सिर्फ दोनों हाथ भी हो सकते हैं, चारों आपके लिम्स भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। ठीक। तो ये सिवियरिटी पे डिपेंड करता है किसको किस तरह का हुआ है। डॉक्टर, जो फेस वाले आपके पास पेशेंट्स आते होंगे यकीनन, जिनको ये शिकायत है कि उनको अचानक फॉलेज अटैक हुआ है और फेस का हाफ हिस्सा जो है वो मूव नहीं हो रहा उनसे, या तो आँख जो है वो उनसे ब्लिंक नहीं होती या फिर वो उनसे बात नहीं की जा रही होती, तो उस तरह मतलब किस तरह ठीक होता है ये? फेस के अंदर भी एक आता है बेल्स पैल्सी, एक होता है फेशियल पैल्सी। लकीली इन दोनों के जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, और फिजियोथेरेपी में ही वाहिद कि आफ्टर आप मेडिसिन तो आपकी चल ही रही होती हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी से ही जाके ये ठीक होते हैं।
ठीक है। और इवन कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स की रिकवरी तो विद इन अ मंथ हमें मिलना शुरू हो जाती है, और कुछ तो विद इन अ मंथ रिकवर भी कर जाते हैं। तो सही। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो हम देख रहे होते हैं, वो सिर्फ दे थॉट, वो ये सोच रहे होते हैं कि हम मेडिसिन लेंगे और हमारे फेशियल मसल दोबारा वर्कआउट करने लगेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। ख़ास तौर पे फेशियल के लिए आईज़ बंद नहीं होती, आपका माउथ सही से बंद नहीं होता, आप पानी पी रहे होते हैं वो गिर रहा होता है। तो इसमें फिजियोथेरेपी के इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट इनकी बहुत इफ़ेक्टिव है पर्सनली ठीक। अगर हम इन पे बात करें तो। ठीक। डॉक्टर, अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि उनके घर में जिसको भी जो है ये फॉलिज का अटैक हुआ है, उनके लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनको लेफ़्ट साइड ज़्यादा उनकी पैरालाइज हुई है, पूरा लाइक आपका जो है वो लेफ़्ट टांग मूव नहीं करी, लेफ़्ट हाथ मूव नहीं करा। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर, जिस तरह आपने कहा कि हाइपरटेंशन की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए और ये क्यों होता है बेसिकली? टेम्परेचर से ज़्यादा बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होता है वो अगर हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहे फॉर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, देखिए हाइपरटेंशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये फैमिली हिस्ट्री में भी आ रही होती है सही। पेशेंट के। तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके जनरल फिजिशियन होते हैं, या अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो आपको साथ साथ मेडिकेशन बता रहे होते हैं जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि स्ट्रोक है, फालिज वगैरह और हार्ट अटैक और इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट रखती है ऑन लॉन्ग रन। अगर कोई पेशेंट है और वो फील करें कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर से फॉलो अप लें और उसकी मेडिकेशन अपने साथ कंटिन्यू रखें। ठीक। डॉक्टर, आपने जिस तरह लास्ट सेगमेंट में बताया था कि एक चीज़ जो है वो काफ़ी टाइम से आपको ट्रिगर कर रही होती है, उसके बाद जाके वो अपनी फ़ाइनल सूरत इख्तियार करती है। तो फॉलिज में अक्सर पेशेंट्स की ये शिकायत होती है कि रात को सोए और सुबह उठने के बाद ये हमारा जो है बॉडी पार्ट जो है मूवमेंट छोड़ गया, मूवमेंट नहीं कर रहा। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि अचानक रात को सोए और सुबह जो है वो आपको फॉलिज अटैक हो गया? बेसिकली वही कि रात में उनको समहाउ किसी टाइम पे वो स्ट्रोक हुआ, और जो हमारी ब्रेन की जो नाली थी आसान अल्फाज में, जी। तो वो रप्चर हुई और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना और उसने और फर्दर डैमेज पहुँचाया। ठीक। या ब्रेन के किसी पार्ट में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँची, हाइपोक्सिक कंडीशन हुई और उसकी वजह से वो पार्ट डैमेज हुआ। ठीक। तो अंडरलाइन कॉजेज चल रहे होंगे पहले से, पेशेंट या तो इग्नोर करते हैं या समहाउ समटाइम कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें उनका अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया सही। और उसकी वजह से हो गया। तो ये नहीं है कि ऑन द सडन बिकॉज ऑफ नो रीज़न ये हो जाए, अंडरलाइन कॉज होते हैं। अगर अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है और वो अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करा रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ें ये इशूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। या बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, उनमें ये ज़्यादा है कॉमन। ठीक। और इसका सॉल्यूशन किस तरह मुमकिन है? क्या उस क्लॉटिंग को, दिमाग में जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, उस क्लॉट को जो है वो नॉर्मल करने के लिए क्या कोई ऑपरेट होता है या कोई मेडिसिन इस तरह की यूज़ की जाती हैं जिससे आपकी बॉडी जो है अपनी वापस पुरानी सूरत में वापस आ जाए? देखिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर इसकी ट्रीटमेंट आ गई है। हमारे एक हॉस्पिटल है मैन, तो वहाँ पे अगर आप विद इन 24 आवर्स पेशेंट को ले जाएं, या आई थिंक 12 आवर्स के अंदर अंदर आप वहाँ ले जाते हैं, तो वो उसकी सर्जरी कर देते हैं और पेशेंट काफ़ी हद तक डिजेनरेटिव चेंजेस से या फिर फर्दर डैमेज से बच जाता है। ठीक। और इसके अलावा वंस ये हो गया तो उसके बाद पेशेंट का सेकेंड डे और जैसे ही वो हॉस्पिटल से डीसी होते हैं, उनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वंस वो नहीं करेंगे और छोड़ जाएंगे तो वो जो बॉडी फंक्शन नहीं कर रही वो और ज़्यादा कम होता चला जाता है सही। और फिर वो पेनफुल कंडीशन हो जाती है पेशेंट के लिए। ठीक। नाज़रीन, हम लोगों ने फॉलिज के हवाले से बात की, अब बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से, जो कि ख़वातीन में बहुत कॉमन है। डॉक्टर, मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगी कि बेसिकली ये वर्ड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है और हमारी टीवी पे कमर्शियल्स भी चल रहे होते हैं कि ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बेसिकली ये है क्या ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारे पास है, एक कंडीशन का नाम है। इसमें होता क्या है, ऑस्टियो एज द नेम इंडिकेट, ऑस्टियो मीन्स बोन,
और प्रोसेस पोरस से लिया गया है। ठीक। तो जो हमारी बोन है वो ब्रिटल और पोरस हो जाती है, जैसे आपने स्पंजेस वगैरह देखे होंगे जो घर में होते हैं, जैसे उसमें बारीक बारीक होल्स होते हैं, आपकी बोन ऐसी पोरस हो जाती है। कॉजेस क्या होते हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल और विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड मेनोपॉज। इन 3 रीजंस की वजह से अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो बोन पोरस होना शुरू हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस के साइड पे जाएंगी। ठीक। या यंग एथलीट, फीमेल ट्रायड सिंड्रोम हम कह रहे होते हैं, वो यंग एथलीट ख़ास तौर पे जो फैशन इंडस्ट्री से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए डाइट कंटिन्यू रखें और डाइटिंग पे रहें तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी जो लीड कर रही होती है ऑस्टियोपोरोसिस को, ये मेन कॉज होता है। ठीक। डॉक्टर, इसका मिनिमम एज रेशो क्या होता है और मैक्सिमम एज रेशो क्या हो सकता है? देखिए, अगर एज कम है पेशेंट की हमारे पास तो वो कंडीशन का नाम चेंज हो जाता है हमारे पास, और जैसे एज बढ़ती जा रही है आजकल तो इवन के बच्चे भी हैं तो पीडियाट्रिशियन भी उन्हें विटामिन डी के ड्रॉप्स दे रहे होते हैं, क्योंकि एक तो सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है बच्चों का, वो भी अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ ही कर रहे होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ का रुझान बहुत कम हो गया है। दूसरा कि डाइट इतनी अच्छी नहीं ले रहे कि जिसकी वजह से विटामिन डी उनको मिल सके, तो ये एक मेजर कॉज है इन सारे रीजन का, ऑस्टियोपोरोसिस का भी। ठीक। डॉक्टर, एक मिथ है या फिर अब इसको आप बताएंगे कि बेसिकली क्या है? लोगों का कहना है कि ख़वातीन जो है वो अपनी डेली लाइफस्टाइल में हील का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बोन्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो इज़ इट ट्रू? या बिल्कुल। अगर हाई हील्स आप पहन रही हैं तो आपके आर्चेस डेवलप हो आर्चेस जो हैं वो बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहे होते हैं पाँव के अंदर, और जिसकी वजह से जो पूरी बायोमैकेनिक्स है आपकी बॉडी की वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही होती है, जो आपको आर्थराइटिस के साइड पे और नी पेन, एंकल पेन की तरफ लेके जा रही होती है। इसके अलावा एंकल पेन से ज़्यादा आपको प्लांटर फेशियाइटिस यानी कि आप हील पेन की कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो पाँव होता है उसके नीचे एक फेशिया होता है जो हमारा सोल होता है, और आप कंटिन्यूसली हील पहनते हैं तो वो फेशिया इरिटेट हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पेनफुल कंडीशन हो जाती हैं। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि ये बढ़ती हुई एज में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ख़वातीन को ज़्यादा एज में इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, हमारे हार्मोन्स का क्या रोल है? देखिए, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका हार्मोन से मेन रोल है इस तरीके से कि जैसे हमने मेनोपॉज की बात की थी, उसमें भी हमारे एस्ट्रोजन वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और जो विटामिन डी सिंथेसिस वगैरह वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से, जो लीड कर रहा है हमारे पास विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड फर्दर कैल्शियम डेफिशिएंसी। यहाँ पे मिस ये है कि लोग समझते हैं विटामिन डी समथिंग एल्स और कैल्शियम इज समथिंग एल्स। सही। हम कैल्शियम ले लेते हैं बट विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम सारा आपका वेस्ट चला गया। वी कैन अंडरस्टैंड लाइक कि विटामिन डी इज़ अ डोर। सही। और कैल्शियम को बोन के अंदर जाने के लिए वो डोर खुलना ज़रूरी है। जब तक विटामिन डी नहीं होगा तो वो डोर ओपन नहीं होगा और कैल्शियम बोन में नहीं जाएगी। ठीक ठीक। हमारे मतलब यानी कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। यस। ओके। डॉक्टर, अगर डाइट के हवाले से बात की जाए तो क्या जो एजड ख़वातीन हैं उनको अपनी डाइट क्या बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी या फिर डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा तभी वो इस प्रॉब्लम से बच सकें? और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त कितने % ख़वातीन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं? अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आई वुड से कि जो भी रिसर्चेस हैं उसके मुताबिक तकरीबन 50 to 70% तो है। एटलीस्ट अगर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी तो है फॉर श्योर। एवरी अदर पेशेंट इज़ लाइक हैविंग अ विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एजेड ख़वातीन में हम ये कहते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज या आफ्टर 35 आपको विटामिन डी लेना चाहिए। अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके आपको अपने विटामिन डी प्रोफाइल अपना पूरा मेंटेन करना चाहिए कि आपकी कब आपने लास्ट टाइम ली थी, कितना था उसकी लिमिट, और डेफिशिएंसी के साइड पे ना जाए, ताकि देखिए एजिंग के साथ हमारे पास जो बॉडी है वो टूटना फूटना शुरू हो जाती है, वो हीलिंग इतनी जल्दी इतनी अच्छी नहीं करती। तो हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट से बोलें
कि वो अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेंथनिंग और हेल्दी रखें ताकि वो जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकें। ठीक। डॉक्टर, अक्सर ख़वातीन को ये भी शिकायत होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस उनको अगर डायग्नोस हो चुका है तो उनको कमर का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके क्या वजूहात हैं, और अगर कमर का दर्द है भी तो इससे निजात किस तरह पाई जा सकती है? कमर का दर्द जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है ओवरवेट की वजह से, पोस्चर सही नहीं होता बैठने का, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत कॉमन कॉज है आपके पास। या ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी हमारे पास अगर आपकी जर्नलाइज विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से आपको मसल पेन हो रहा है तो उसकी एक बड़ा रीज़न है हमारे पास बैक एक का पेशेंट्स के अंदर। ठीक। विटामिन डी और विटामिन ई की बात करें आप? विटामिन डी एंड कैल्शियम। विटामिन डी एंड कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, अपनी डेली लाइफस्टाइल में इसको ऐड करें। और बढ़ती हुई एज में ख़वातीन को इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर ने भी एक्सप्लेन किया कि एज के साथ साथ आपकी हड्डियों के अंदर जिस तरह स्पंज में छोटे छोटे होल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह आपकी हड्डियां घुलना शुरू हो जाती हैं, और इसके लिए आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको मज़ीद जो है वो अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मानूर बुकी, जो कि ईसा लैब से एसोसिएटेड है, ईसा लैब में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा PhD स्कॉलर हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर भी हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आई और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।